नमस्कार साथियों, आज की इस कड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। और इस बार रूबरू कराने जा रहे हैं आप कुछ ऐसे खास मेहमानों से जो कि हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। शायद ही इस धरती पर कोई इंसान हुआ होगा जिसका कोई गुरु ना हुआ हो। हम सब अपने जीवन में माँ के बाद अगर किसी से रूबरू होते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं तो वो हमारे गुरु होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं। बुंदेलखंडी अड्डा की ये नई सीरीज़ ऐसे ही टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है, जो कि अपनी मेहनत, ज्ञान और उसके प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशवान कर रहे हैं। हमें इस लायक बनाते हैं कि हम जीवन की नई-नई चुनौतियों का सामना कर सकें और एक सफल और सुखी जीवन जी सकें। हमारी शख्सियत को ढालते हैं एक ऐसे साँचे में, जिसमें ढलकर हम वो मूरत बनते हैं जो इस समाज की सूरत को बदल सकें। तो हेलो टीचर्स, बुंदेलखंडी अड्डा की ये नई सीरीज़ जिसमें आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे आज पहले मेहमान, पहले टीचर श्री भगवान जी कुर्मी जी से, जो कि बिलॉन्ग करते हैं सागर मध्य प्रदेश, बड़े बाज़ार से, जो कि एजुकेशन से इंजीनियर हैं, पेशे से टीचर हैं, महावीर क्लासेस के ओनर हैं, साथ ही साथ डीपीएस सागर में अपनी शिक्षक की सेवाएँ दे रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है कुर्मी सर आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की इस खास सीरीज़ हेलो टीचर्स की इस पहली कड़ी में। थैंक यू सो मच सर। संयुक्त सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे पूरे बुंदेलखंडी अड्डा के हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। ख़ैर मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके जो मुझे अपने गुरुओं ने सिखाया है, मैं आने वाली जनरेशन हमारे जो अ इन फ्यूचर हमारे जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कोई बड़े कलेक्टर बनेंगे, कोई एक समाज में एक अच्छा बेहतर इंसान किसी को बना पाऊँ, तो ये एक इंसानियत के नाते ये सबसे बड़ी बात है। और मैं ऊपर वाले का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इतना अच्छा एक प्रोफ़ेशन कह सकते हैं मुझे मिला और मैं बड़ा खुश हूँ कि सर मैं एक टीचर हूँ, बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं। तो धन्यवाद सर इनवाइट करने के लिए। जैसा आपने कहा ना कि आप भगवान के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि आपको ये नोबल प्रोफ़ेशन या मिला। अब सवाल ज़हन में आता है सर कि कहीं न कहीं मिला या चुना, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को अपने घर या पड़ोस के बड़ों को बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करते हैं, फ़ॉलो करते हैं। वो ज़रूर आपको देखकर एक क्वेश्चन मार्क दिमाग के अंदर लाते होंगे कि सर पढ़ाई तो की थी इंजीनियरिंग की। आम तौर पर हमारे देश में पेशे से पढ़ाई से पेशा चुना जाता है। ये नहीं देखा जाता कि पढ़ाई एक अलग विकल्प हो सकता है, पेशा चुनना एक अलग विकल्प हो सकता है। एक बिल्कुल। इंजीनियर भी एक टीचर बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर बन के वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम या ब्रांच का ही काम करे। तो सर ये मिला प्रोफ़ेशन या चुना या बाय डेस्टिनी इसमें आ कहूँगा गए? कि सर ये बाय डेस्टिनी कह सकते हैं आए। एक्चुअल में मतलब मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं थी। जी। तो जब इंजीनियरिंग नहीं था और 12th एक्चुअल में जब मैं 12th में था तो यहाँ किराए से रहता था रेंट पे और हुँ, मेरे हुँ। जो दोस्त लोग थे वो मेरे रूम पे आते थे और मैं उनको मैथ्स, फिजिक्स या जो भी होता था तो उनको थोड़े-थोड़े से डाउट्स क्लियर करते थे। और जैसे ही मतलब मेरे इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, मैंने इंजीनियरिंग करना शुरू करी, तो एक सब्जेक्ट होता है M1, M2 और M3। तो बिल्कुल। मेरे दोस्त जो होते थे बड़े परेशान होते थे, यार कैसे होगा ये? क्योंकि उनको पूरा सेमेस्टर भर उतना पढ़ाई होती नहीं थी। तो हुँ। मतलब फिर वो एक एक दिन पहले बैठेंगे, रात भर हम लोग एक जगह बैठ के और उनको हुँ। क्वेश्चन सॉल्व कराता था। तो ऐसे ही करते-करते फिर पॉकेट मनी के लिए होम ट्यूशन शुरू करा और फिर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा लगने लगा, मतलब रिव्यू बहुत अच्छे आते थे कि सर क्यों ना आप अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करें, क्योंकि आपका पढ़ाने का जो तरीका है या जो आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं बड़ा मजा आता है और काफी इंटरेस्टिंग रहता है और मतलब चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ जाती हैं। हुँ। तो फिर मैंने कोशिश करी कि चलो ठीक है, अगर मैं अगर 2 लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, तो जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई सर एक छोटा-सा रूम लेके पढ़ाना शुरू किया और सर बात मतलब ऐसा था कि मतलब वो रूम का किराया भी नहीं निकलता था और हुँ। पापा से और एक बार 2 मतलब 2 महीने का किराया लगभग हो गया था और ऐसा था कि मतलब इतना कम फीस आती थी कि वो किराया भी नहीं दे पाते। तो पापा को हुँ। बोला कि पापा
किराया भरना है जब कोचिंग का। तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो? और अच्छा सर उस ड्यूरेशन में जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी वहां से 2-3 कंपनीज में मेरा हो गया था। बट अरे था वाह! कि मतलब जो टीचिंग था वो एक अच्छा लगने लगा, जो क्योंकि बच्चों का जो रिस्पॉन्स था वो ही हुँ, एक्चुअल में मोटिवेट कर रहा था। और हुँ, धीरे 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 सर फिर कभी ट्राई नहीं किया बाकी अदर फील्ड में, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा सोचा नहीं कि, क्योंकि यहाँ मतलब आई एम सेटिस्फाइड कि आई एम टीचर, पैसा अपनी जगह है, थोड़ा बहुत ऊपर हुँ, नीचे जो भी होगा वो ठीक है चलेगा। यहाँ हुँ, सर मतलब जो टीचिंग में आके जो फील होता है, क्योंकि ये होता है ना एक सेटिस्फेक्शन, जहाँ अपन हुँ, कुछ करें और वो अपन को एक मतलब अच्छा लगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं, तो वो हुँ, एक चीज सर मोटिवेशन थी। तो और फिर वो एक धीरे धीरे चीजें चलती गई, बच्चों का प्यार मिलता गया, और सही कारण है कि आज बाकी और कुछ नहीं सोचता हूँ, केवल कि अच्छा बनना है, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं, यही सब हुँ। मेन उद्देश्य है मेरा। नहीं, ये बहुत खूबसूरत उद्देश्य है और कभी-कभी किस्मत हमें हमारे उद्देश्यों से मिलवा देती है। सोचा नहीं होता है जिस डगर पे चलने के लिए उस पर पहुँचा देती है और सफ़र को भी बहुत खुशनुमा बना देती है। निश्चित तौर पर आपके स्टूडेंट्स आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन एज़ अ टीचर हर बैच अपने आप में नया होता है। हर बैच का या हर क्लास का स्टूडेंट अपने आप में नया होता है। बिल्कुल। क्लास के अलग-अलग कुर्सियों पर या कहा जाए बेंचेस पर बैठने वाले स्टूडेंट्स का दिमाग अलग-अलग होता है। लेकिन वो टीचर जो पढ़ा रहा होता है उसका एक ही दिमाग होता है, एक ही इंसान होता है जो पढ़ा रहा होता है अलग-अलग दिमाग के अलग-अलग इंसानों को। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं क्योंकि हर बच्चा एक बार में समझ जाए ज़रूरी नहीं है। हर बच्चे को वही एक बार में कही गई बात समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है। जो टीचिंग पैटर्न आप हमेशा अडॉप्ट करते हैं किसी बात को समझाने के लिए या किसी सवाल को समझाने के लिए, वो बात समझ में आ जाए। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बेंच टू द लास्ट बेंचर बात एक सी पहुँचे, बराबर ग्रोथ मिले, ऐसी चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं आप क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के साथ? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन सबसे पहले तो, क्योंकि जी। देखो अगर बच्चे को हम कितना भी थ्योरेटिकल रटवाने या हम ये नंबर 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 के पीछे भागे, हुँ, हुँ। तो अगर बच्चा नहीं करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन हाँ हुँ, अगर हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ दें जी। तो वो कुछ ना कुछ तो सर कर ही लेगा। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ के चीजें पढ़ाएं तो हुँ, काफी अच्छा कर भी लेगा। और वो जो मार्कशीट का एक जो रहता है, एक जो सिस्टम है, अ, हुँ, वो उस सिस्टम से भी आगे निकल जाएगा। ये मेरी, क्योंकि मेरे साथ ये लगभग मुझे 8 ईयर हो चुका है, और मैंने हुँ, देखा है कि प्रैक्टिकली जब बच्चों को पढ़ाया तो उनके जो मार्क्स भले ही चाहे लैंग्वेज सब्जेक्ट में अदर सब्जेक्ट्स में कम रहे हो, लेकिन वो एक हुँ, बहुत ज्यादा बिग डिफरेंस देखने मिला है। और फिर जब एग्जाम के बाद सर बच्चों का रिव्यू मैंने देखा कि भाई आपके बाकी सब्जेक्ट में तो काफी कम मार्क्स हैं, जबकि साइंस में या मैथ्स में तो काफी अच्छे स्कोर किया है। तो हुँ, भाई सर समझ में ही इतने अच्छे से आ गया था, वो दिमाग में जैसे क्वेश्चन आता था मुझे वो क्लिक हो जाता था, मैं राइट कर देता। हुँ। तो ये एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बच्चों को जोड़ें तो वो थ्योरेटिकली भी बहुत अच्छा कर लेंगे। जी, ज़रूर, ज़रूर। यहाँ एक बात निकल के आई थी इस बातचीत के दौरान शुरुआती हिस्से में आपने कहा था कि आज की जो जनरेशन है वो पबजी, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप के ज़माने की जनरेशन है, जहाँ पर चीज़ें उम्र से आगे उन तक अवेलेबल हो जाती हैं। ये एक ऐसी जनरेशन भी है जिसके अंदर जो कहते हैं ना एक शब्द अभी बहुत चला था कुछ दिनों पहले, सहिष्णु होना। मतलब बिल्कुल। एक सहन शक्ति जो है, सहनशीलता उनके अंदर बहुत कम आ रही है। ज़रा-सी बात में कह देते हैं तुमने एग्री। हमसे ऐसा कहा कैसे? एग्रेशन आ जाता है, सही शब्द कहा बिल्कुल। आपने। उनके अंदर ये रहता है कि हाउ डेयर यू? कभी किसी ने राह चलते अगर गाड़ी क्रॉस करने के दौरान ज़रा-सा टच हो गई गाड़ी या सामने आ गई गाड़ी तो सब्र इतना नहीं होता कि कोई बात नहीं मोड़ था, हो गया। बड़े बाज़ार जहाँ के आप रहवासी हैं, हमारे सागा शहर में लगभग औसतन दिन की 2 से 4 लड़ाइयाँ सिर्फ़ इसी बात पर हो जाती हैं कि तुमने हमारी गाड़ी के सामने आके गाड़ी कैसे खड़ी कर बिल्कुल। दी, हॉर्न कैसे ज़ोर से बजा के निकले और तुमने हमें साइड क्यों नहीं दी, तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं। ये अ, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। दिखती ज़रूर छोटी-सी है लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उम्र के उस दौर में जब बच्चे को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उन्हें खुशनुमा जीवन जीना चाहिए 8 से लेकर कुछ 17-18 साल तक की उम्र, 20 साल तक की उम्र के बच्चों में। आप भी लगभग इसी एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल। क्लास में भी कभी-कभी शायद उनके अंदर वो एक कहा जाए सहनशीलता नहीं होती, कभी डाँटा हो आपने या कभी टोका हो, तो कभी हो सकता है उन्होंने अपने व्यवहार से ये बताने की कोशिश करी हो कि सर आप होते कौन हैं मुझे ये बोलने वाले? मेरे पेरेंट्स बिल्कुल। ने आज तक ऐसा नहीं बोला। तो ऐसे जो सर नोटोरियस केसेस होते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा जैसे मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं कि सर ये जी, मेरी सुनता नहीं है, जी। मतलब मुझे जवाब दे देता है। मतलब इस तरीके पेरेंट्स ही मतलब क्वेश्चंस लेके आते हैं, सर आप हुँ, कुछ समझाइए, आप कुछ मैं कहूँगा कि सर देखो, बच्चा जैसा देखता है वैसा करता है। आज हुँ, जिस परिवेश में रह रहा है या जिस टेक्निकल कह सकते हैं, आज जो हमारा एक जो सिस्टम है, वो आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल हुँ, मीडिया पे जैसे वो देख रहा है वैसे वो कर रहा है। कि जो हुँ, एग्रेशन, क्योंकि आज आप देख रहे हैं सर जितनी भी मूवीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर उनमें एग्रेशन और फाइट और ये सब, मतलब जो शायद बच्चे को नहीं देखना चाहिए। जब हुँ, हमारा ज़माना थे आप तो वो शायद ये चीज़ें उतनी नहीं थी। और हुँ, दूसरी चीज़ सर एक और कहूँगा कि जैसे गेमिंग फील्ड या इन सब में, तो बच्चा क्या हो गया, उस तरीके से उसने चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया। क्योंकि हम हुँ, जैसे जिस परिवेश में रहेंगे, हम वैसे चीज़ों को क्या कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। तो मैं यही हुँ, कहूँगा इससे बचने का एक है कि भई पेरेंट्स से मैं हर बार जब भी मीटिंग होती है, जब भी किसी पेरेंट्स से बात होती है, कि आप जितना हो सके बच्चे को आप फ़ोन का यूज़ कम से कम कराइए। या अगर यूज़ कर रहा है तो आप देखिए कि वो उसको पॉज़िटिवली यूज़ कर रहा है या फिर नहीं। क्योंकि देखो, फ़ोन सर गलत नहीं है। हमें एक पेरेंट्स को, एक टीचर को शायद ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि हुँ, देखो, एक बच्चा है, उसको नहीं पता सही गलत क्या है। हुँ, गलत चीज़ें देखेगा, शायद वो उसको एडॉप्ट कर लेगा और वो गलत करता चला जाएगा। और हुँ, अगर जैसे पढ़ाई के लिए या फिर हम कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर यूज़ करें तो एक लिमिटेड, और वो शायद पेरेंट्स को नॉलेज में होना चाहिए। आज हम क्या करते हैं सर, पेरेंट्स भी बच्चे को नया फ़ोन दिला दिए। अब बच्चा फ़ोन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, कभी उस पे ध्यान गया ही नहीं। और फिर बाद में समय शायद हमारे हाथ से निकल जाता है और फिर पेरेंट्स बाद में कहते, "सर ये अब क्या करें सर, वो सुनता ही नहीं।" तो शायद जिस हुँ, समय हमें ध्यान देना चाहिए था, एक पेरेंट्स के नाते, वो शायद ध्यान नहीं दिया। जैसे एक हुँ, छोटा बच्चा होता है, एक 5th 5 साल, 6 साल का बच्चा है, हम उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं। अच्छा, वही टाइम हम अगर बच्चे को दें, तो वो शायद उसको हैबिट ही नहीं लग पाएगी और वो एक कह सकते हैं जो अच्छा खुशनुमा जीवन और या जो अच्छे माहौल में रहना चाहिए, वो शायद नहीं हो पाए। उसके लिए मैं हुँ, कहूँगा कि सर कहीं न कहीं पेरेंट्स इस बात से शायद अ, नाराज़ हो जाएँगे। कहीं न कहीं पेरेंट्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। हुँ। टीचर तो 2 घंटे बच्चे के साथ रहता है, 22 आवर्स पेरेंट्स के साथ रहता है। तो फिर कहीं न कहीं वो उनकी भी जवाबदारी है कि उस पे ध्यान दें। जी। नहीं, ये तो आपने बात की कि टीचर सिर्फ़ 2 घंटे रहते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा, यस व्यावहारिक सर। बात। जी, आज जी। जो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता रह गया है, वो कुछ 100-200 सा 4 साल पुराना गुरु-शिष्य परंपरा वाला नहीं रह गया है। ये बिल्कुल। कंप्लीटली प्रोफ़ेशनल वे में कन्वर्ट हो चुका है। हमारा काम है पढ़ाना एज़ अ टीचर आपका और स्टूडेंट उस बात के लिए पे करता है, क्लास में आता है, जिस ड्यूरेशन में वो यस सर। वहाँ बैठता है, उस बात का वो पैसा देता है और आप उस पैसे को जस्टिफ़ाई करके अपना ज्ञान उनके साथ साझा करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर हम देखें, तो ये लायबिलिटी टीचर की शायद अब उतनी नहीं बनती, बननी चाहिए आदर्श रूप में, लेकिन प्रैक्टिकली आजकल यही कुछ चल रहा है, जिसका आप भी हिस्सा हैं उस सिस्टम का। कोचिंग सिस्टम को अब इंडस्ट्री कहा जाने लगा है, स्कूल इंडस्ट्रीज़ में बदल गए हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे थे ना, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। पेरेंट्स तो गलती कर बैठे, भाई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक ऐसे बच्चे को बड़ा कर दिया शेप देकर, साँचे में ढालकर जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और एक ऐसा बिहेवियर को अपने अंदर वो उसने डाल लिया है कि वो खुद तो परेशान है, आस-पास भी परेशान करता है। आपकी क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे होते हैं, 40 के 40 शांत बैठकर गुरमी सर की बात सुन रहे होंगे, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ अपने बिल्कुल सर। व्यवहार से, कुछ अपनी हरकतों से, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में बिल्कुल। ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते होंगे कि लोगों का ध्यान सर से हट के उनकी तरफ आ जाए, क्लास को मैंने डिस्टर्ब करना है। 40 मिनट में उनका टारगेट होता है, मैंने हर मिनट डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है। यही मेरा एक माचो पर्सनैलिटी, मैचोइज़्म होने का
या कहा जाए ताकतवर होने का सबूत होगा कि देखो मैंने पढ़ाने नहीं दिया सर को। उनको इस बात में खुशी नहीं मिलती कि आज मैंने सर से क्या सीखा। उन्हें इस बात में खुशी मिलती है क्लास से बाहर निकल के बताने में, "अरे! हमारी वजह से सर पढ़ा नहीं पाते, हमें देख के तो हाथ जोड़ लेते हैं।" ऐसे कभी कुछ बिल्कुल। बच्चों से सामना हुआ है? सर हर दिन होता है। एक्चुअल में ऐसे बच्चों के लिए सर मतलब ये रहता है मेरा कि मतलब उनसे थोड़ा-सा अलग से बात करें। देखिए, हुँ, बच्चा तो जैसा है ठीक है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हुँ, लेकिन ऐसे में हम बच्चा अच्छे से करे, अच्छे से पढ़ाई करे, फ़ोकस करे, तो कहीं न हुँ, कहीं हम उनसे बात करते हैं और क्लास में भी हम जनरली जैसे कभी ऐसा सिचुएशन आया कुछ भी ऐसा या कोई हुँ, बात बीच में आई, तो जनरली हुँ, कोशिश रहती है कि सब बुकिश नॉलेज के अलावा भी हम उनको सोशल वैल्यूज़, मोरल हुँ, वैल्यूज़ अगर सिखाएँ, तो अच्छा हुँ, देखो कई बार क्या होता है हम उनको डाँट-पीट के नहीं सिखा सकते। हुँ, हम अगर उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएँ, उनसे हम मोर उस चीज़ को मतलब एक अच्छे मोरल सिखा पाएँ, तो शायद बच्चा सर वो अपनी बात ज़रूर सुनता है। और हुँ, सर कोशिश मतलब यही रहती है कि बच्चा हर तरीके से चाहे भले ही ठीक है, उसमें बच्चे की गलती नहीं है। एज़ अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो भी बच्चा कुछ सीख के जाए। उसको हम हुँ, कैसे सिखा सकते हैं, अलग से मुझे बात करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा। हुँ, हुँ, क्लास में थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी डाँटने की तो मैं डाँटूँगा और अगर शायद हुँ, हम उससे मोरली कनेक्ट हैं, तो वो मेरी डाँट भी सुन लेगा। वो एक जो हुँ, एग्रेशन है वो नहीं आएगा उसके अंदर हुँ, और अच्छी बातें सिखा पाऊँ, कैसे हमें बड़ों का सम्मान करना है। अगर कोई बड़े कुछ कह रहे हैं तो वो आपके भले की बात कर रहे हैं। उनको वो रियलाइज़ अगर हम करा पाएँ तो सर वो हुँ, शायद सुनते हैं और अच्छे से उस चीज़ को समझते भी हैं और वो धीरे-धीरे अच्छा वही बच्चे फिर सर जब 2 साल बाद, 4 साल बाद मिलते हैं तो कहते सर हुँ, आपने मुझे एक बार डाँटा था, मुझे बड़ा खुशी हुई और फिर वो उन इंसिडेंट्स को याद करते हैं और फिर वो आगे रियलाइज़ होता है और फिर वो शायद उस चीज़ को समझते हैं कि या नहीं, पेरेंट्स डाँट रहे थे या मम्मी-पापा डाँटते हैं या टीचर डाँटते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनके पीछे उनका प्यार, वो आपके लिए एक जो चिंता होना चाहिए, वो कहीं न कहीं छुपी होती अ है। ये तो एक हिस्सा हो गया यहाँ पर एक पक्ष के बच्चों के साथ आपका रिश्ता। एक टीचर सिर्फ़ बच्चों के साथ डील नहीं करता है सर, कहीं न कहीं वो डील करता है उनके पीछे जुड़े हुए उनके गार्डियन या पेरेंट्स के साथ भी। बिल्कुल, असहमति का जो एक हिस्सा है वो सिर्फ़ बच्चे के साथ नहीं होता है, कई बार पेरेंट्स के साथ भी हमारा हो जाता है। कई बार बिल्कुल, जो टीचर्स से पेरेंट्स की असहमतियाँ गैर वाजिब भी होती हैं, वाजिब भी होती हैं। तो कई बार जब जो गैर वाजिब शिकायतें वो करने के लिए आते हैं, जैसे कभी अगर आप कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए होंगे कि आपने एक्स्ट्रा क्लास बुलाई, बच्चा नहीं आया, आपने बात की, पेरेंट्स उन्होंने कहा, "अरे! वो फैमिली फंक्शन था, हमने ले गए, अब इतना भी क्या भेजना?" तो ऐसी स्थितियों में या हमारा बच्चा तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। कभी कुछ बात अगर आपने जो आप कहते हैं कि आप पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं अपनी क्लासेस में बच्चों की भी कभी-कभी बच्चों के पेरेंट्स के साथ आप मुलाकात करते हैं, एक संवाद का पुल स्थापित करते हैं ताकि बेहतर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सके। कभी-कभी कुछ ऐसी बातें भी आती होंगी कई पेरेंट्स क्योंकि जितने बच्चे हैं उसी प्रकार के पेरेंट्स भी होते हैं। तो जब कभी गैर वाजिब शिकायतें, असहमतियाँ बनती हैं आपके और उनके बीच, तो कैसे उनसे डील करते हैं? मैं सर एक इंसिडेंट आपको सुनाना चाहूँगा इस चीज़ पे। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। लास्ट ईयर की बात है क्लास हुँ, 11th का एक स्टूडेंट जी। तो क्या हुआ कि वो कभी क्लास आता था, कभी नहीं हुँ, आता, हुँ, इर्रेगुलर रहता था जनरली। हुँ, पढ़ने में ठीक-ठाक था, तो मैं जनरली जिस दिन वो एब्सेंट हो, जनरली मेरी सर हैबिट में रहता है कि मैं पेरेंट्स को मतलब इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे घर से कोचिंग के लिए निकला और पता हुँ, चली कोचिंग ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल। जब भी होता था तो उनको मतलब फ़ोन लगा देता था कि सर आपका बच्चा आज नहीं आया है कुछ, क्या रीज़न है? या कभी हुँ, नंबर कम आए तो मैंने उस चीज़ पे लेके उनको इन्फॉर्म किया। तो ऐसा हुँ, सर 2-3 बार हुआ, तो पेरेंट्स ने बोला कि सर हम कल से आप कोचिंग ही नहीं भेजेंगे, आप बड़े परेशान हुँ, करते हो, बार-बार फ़ोन लगा देते जी। हो। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अच्छा और जो आपने जैसे कहा कि पेरेंट्स जैसे कहेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे सर कई सारे मतलब कहूँगे 99 केसेज़ में तो पेरेंट्स जनरली टीचर का सपोर्टिव रहता है। और वो खुद हुँ, कहते हैं कि यार अब तो सर जितना है उतना डाँटो, मारो, जो करना है, आपका बच्चा हुँ, है। ये बोल के जाते हैं। लेकिन हाँ 1% केस में तो फिर सर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। सर जैसा आपका बच्चा है, वो मेरा भी बच्चा है।
हुँ, आपने कोचिंग केवल इसलिए नहीं कि आपने फीस दे दिया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। हुँ, सर अगर हम और आप नहीं मिलेंगे तो हम बच्चे को शेप कैसे दे पाएंगे? केवल सही बात। टीचर टीचर कुछ भी करे या अकेला पेरेंट्स पीछे लगा रहे तो नहीं होगा। हम दोनों को मिलके हुँ, अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। तो ऐसे में सर अधिकांश पेरेंट्स हाँ समझते हैं कि यार नहीं सर मेरी गलती थी। उस चीज को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और जितना होता है सर कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूँ एक्चुअली टीचिंग लाइन। मतलब टीचिंग हुँ, ऐसा है कि अकेला मैंने पढ़ा दिया घर में होमवर्क नहीं किया, क्योंकि काफी सारे केसेस में केवल पेरेंट्स की एक शिकायत होती है सर घर में तो ये पढ़ता ही नहीं। हुँ, स्कूल से आया, बैग उठाया, कोचिंग का टाइम हुआ, कोचिंग गया और फिर आके अपना वही फ़ोन में लग जाता है, 2 घंटे फ़ोन चलाया, रात में सो गया, सुबह से वही रूटीन। तो फिर हुँ, ऐसे में पेरेंट्स से यही रहता है कि आप थोड़ा-सा देखें, किस टाइम पे बच्चा पता चली कोचिंग का टाइम है 4 बजे, घर से बच्चा ढाई बजे निकल गया, ये बोल के कि आज एक्स्ट्रा क्लास। तो कोशिश रहती हुँ, कि मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से हर एक पेरेंट्स को हम कनेक्ट किए हुए हैं, ताकि बच्चे की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास रहे और पेरेंट्स से भी हुँ, रहता है कि भाई कभी नहीं तो 10 से 15 दिन के अंदर आप टीचर से कनेक्ट हो और उनसे इन्फॉर्मेशन लेके बच्चा रेगुलर टाइम पे आ रहा है कि नहीं, रेगुलर हुँ, होमवर्क कर रहा है कि नहीं, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें रहती है तो उससे कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स और एक टीचर के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बनी हुँ। लेकिन जी यहाँ पर बात ये आ जाती है जैसे आपने कहा ना दोनों टाइप के पेरेंट्स होते हैं, 99% पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। वो 1% या 2% ऐसे कहीं न कहीं आ जाते हैं जो इस तरीके की चीज़ों से अपने बच्चों का भी करियर खत्म कर लेते हैं, खुद की तो बिल्कुल सर ये ज़िंदगी वो परिवार का जो होगा तो होगा ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिकल बातचीत या एक कड़वे सच का ज़िक्र किया था कि हम पैसे ले रहे हैं पढ़ाने के, हमारा पढ़ाना काम है। एक अलग हो जाती है बात, लेकिन हमें सच जैसा आपने कहा ना कि एक टीचर की भी ज़िम्मेदारी होती है, स्टूडेंट को सिर्फ़ पढ़ाना नहीं, उसके कैरेक्टर को भी शेप देना, उसकी पर्सनैलिटी को भी शेप देना, उसके दिमाग को पढ़ना, उसके दिल को समझना। हम इस सच से मुँह नहीं मोड़ सकते कि ये ज़िम्मेदारियाँ एक टीचर के साथ-साथ चलती हैं। एक ज़िंदगी का एक दूसरा पन्ना भी होता है, स्टूडेंट जो क्लास में बैठ रहा है, चाहे कहीं पर भी बैठे, वो सिर्फ़ सवालों से परेशान नहीं होता, वो सिर्फ़ सब्जेक्ट से परेशान नहीं होता। कई बार पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, वो बहुत खराब होता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती होंगी आपकी क्लास के अंदर जब कभी कोई बच्चा बेचारा एक सवाल पूछने की कोशिश करे, साथ ही उस पर हँस दें कि अरे! ये बिल्कुल तो सर इतना छोटा सवाल पूछ रहा है, हट जा चुपचाप। बुलिंग जिसको कहा जाता है, एक शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बुलिंग करना। बुली करना, उससे कई बार बच्चे की मेंटल हेल्थ पर अच्छा असर नहीं पड़ता। हो सकता है वो किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहा हो जिसकी वजह साइकोलॉजिकली वो बैलेंस ना बैठा पा रहा हो। तो कभी ऐसे किसी केस से रूबरू होने का मौका मिला? या सर स्टूडेंट्स की काफी मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या काम करते हैं? वो थोड़ा-सा बताइए क्योंकि ये मैं इसलिए यहाँ पर सवाल को डालना चाहता था इस सेशन के अंदर क्योंकि माइट बी यू आर वेरी यंग सर लेकिन आपको 8 साल हो चुके हैं, 8 साल में 8 बैचेज़ निकल चुके हैं। 8 बैचेज़ में अनगिनत बच्चे निकले होंगे और अनगिनत केसेज़ सामने आते हैं। कई बार उम्र गुज़र जाती है लेकिन लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन शायद अगर आपका ध्यान गया है तो आपके ध्यान जाने की वजह से जो भी आपने स्टेप्स अपनाए थे, उसे ठीक करने के लिए, उस पॉडकास्ट के माध्यम से बाकी टीचर्स तक भी पहुँचे। सर अभी मैं कहूँगा रिसेंट मुश्किल से 15 डेज़ हुए होंगे। जी। एक इंसिडेंट हुआ था और मतलब बच्चे ने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। तो वही कि बच्चों की तो हैबिट होती है कि अगर कुछ पूछें तो वो हँसना, दूसरों पे हुँ, हँसना। तो हुँ, इस चीज़ को लेके फिर क्लास में डिस्कशंस मैंने फिर थोड़ा-सा पढ़ाई की तरफ से छोड़ के बच्चों को एक दूसरी डायरेक्शन में एक डिस्कशंस के माध्यम से मैं ले गया। और यही मतलब अल्टीमेट मतलब इस तरीके से बात करी कि भी जैसे सपोज़ आप उसकी प्लेस पे आप होते और हुँ, आप पे कोई हँसता तो क्या होता? तो हुँ, ये चीज़ बच्चों को समझाते हैं कि अगर कोई पूछ रहा है तो हमें उसको मोटिवेट करना है, समझाना है। चलो अच्छा हुँ, एक टीचर सपोज़ उसने ये बोल के रोक दिया कि हम इसको बाद में समझेंगे। तो एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ कलीग, एज़ अ क्लासमेट आपकी भी जवाबदारी होती है कि उसको समझाएँ। उससे क्या हुँ, होगा आप वो तो उसका डाउट क्लियर होगा ही होगा, आपका भी होगा। और हुँ, हम दूसरों पे अगर हँसेंगे तो एक समय आएगा कि आप पे भी लोग हँसेंगे। हम दूसरों हुँ, के लिए तारीफ़ करेंगे तो एक समय आएगा कि लोग आपके लिए तारीफ़ करेंगे।
हम दूसरों के लिए ताली बजाएँगे तो एक समय आएगा कि लोग आपके लिए ताली बजाएँ। तो हुँ, बेसिकली यही होता है कि सर बच्चों को मोटिवेशन तरीके से उस बात को हम ऐसा ना करके कि किसी को डाँट के, फटकार के बैठा दिया जाए। वो हुँ, मोटिवेशन करके कि ताकि बच्चे को बुरा भी ना लगे, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे को बुरा भी नहीं लगना चाहिए और वो उसको रियलाइज़ हो गया, नहीं यार सर ने इस चीज़ पे से मुझे इस बात कही है, तो वो उनको एक हुँ, फ़ील हो जाए कि यार नहीं मेरी गलती थी। अगर वो हम गलती रियलाइज़ करा पाएँ, तो शायद वो बच्चा आगे रिपीट नहीं करेगा उस चीज़ को लेके। हुँ। नहीं, ये बात तो है। कहीं न कहीं यहाँ बातचीत जो पूरी शुरू हुई थी आज पहले मिनट से इस पॉडकास्ट में, वो इर्द-गिर्द घूमती रही भगवान जी कुरमी सर और उनके स्टूडेंट्स और उनके टीचिंग पैटर्न्स के लिए। लेकिन भगवान जी कुरमी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, एक अपना जीवन रहा। कभी कोई ऐसा टीचर रहा जिसकी यादें दिल के साथ आज भी जुड़ी हों बचपन से लेके आज तक? क्योंकि सीआर मॉडल स्कूल सागर से शुरू किया गया पढ़ाई का सफ़र, पीटीआईआरटी से इंजीनियरिंग करने के बाद आज महावीर क्लासेस तक आपको ले आया है। इस दौरान काफ़ी सारे टीचर्स से आपका पाला पड़ा होगा या सामना हुआ होगा या उनके साथ आपने सफ़र को आगे बढ़ाया होगा क्योंकि सबने अलग-अलग अनुभव दिए, किसी ने खराब दिए तो पाला पड़ा, किसी ने कुछ ठीक-ठाक किया तो सामना हुआ, किसी ने दिल को छू लिया, जिसकी बातों ने आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया, वो आपके साथ वो टीचर आज भी आपके साथ चल रहा है, भले ही वो प्रत्यक्ष तौर पर ना हो। तो इस सफ़र के दौरान कुछ ऐसी याद किसी एक टीचर की रही हो तो ज़रूर हमारे साथ साझा करिए। बिल्कुल। सर मैं कहूँगा कि स्कूल लाइफ से लेके अभी तक काफ़ी ऐसे मतलब 2, 3, 4 टीचर हैं, जिनका जी। मतलब आज भी कनेक्टिविटी होती है और जब भी ज़रूरत होती है तो सर उनको मतलब फ़ोन लगाता हूँ, उनसे बात होती है और वो काफ़ी सपोर्टिव मतलब रहते हैं, जी, अभी जी। भी। सबसे अच्छा इंसिडेंट था कि सर जब मैंने टीचिंग की शुरुआत करी तो मैं जिस स्कूल मॉडल स्कूल में पढ़ा था, मैं मॉडल स्कूल में ही फर्स्ट टाइम एज़ अ स्कूल टीचर मैंने जॉइन किया था अरे और वाह! 11th में। तो उस ड्यूरेशन में वहाँ की जो प्रिंसिपल है रोहन सर, आज हुँ, अभी भी वो वहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो वो मतलब मैथ्स पढ़ाते थे जब मैं 9th-10th में था तो उस हुँ, ड्यूरेशन में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और उनका तरीका मतलब काफ़ी शानदार था कि वो किस तरीके से जो उनका पढ़ाने का प्रिंसिपल थे लेकिन उनके अंदर था कि मैं पढ़ाऊँ। तो हुँ, एक वो सबसे पहली चीज़ इम्पैक्ट करी थी कि यार नहीं अब मुझे कुछ सीखना है। क्योंकि हुँ, जब शुरुआत से अगर मैं सर स्कूलिंग की बात करूँ, तो हुँ, 1st टू 5th तक गाँव पे सरकारी स्कूल में पढ़ा। मतलब वही सभी क्लास के बच्चे वहीं 5th के पढ़ रहे हैं, 4th के, 3rd के फिर तो एक हुँ, हुँ, मतलब पढ़ाई को लेके क्या होना चाहिए 5th तक, वो था ही नहीं कुछ कि हाँ, पढ़ाई करके कुछ ऐसा होता है। स्कूल जाना है हुँ, वहाँ पे वो मिलता था मिड डे मील, वो लिया और फिर घर आ गया। फिर बाद में लेकिन पापा ने सोचा कि यार नहीं बच्चा कुछ अच्छा बन जाए, तो फिर शिशु मंदिर स्कूल में एडमिशन करा दिया। शिशु मंदिर में भी सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आज भी मतलब कभी मिलते हैं तो उनका बहुत मार्गदर्शन रहता है। हुँ, नेमाचार्य जी करके एक सर थे, तो मतलब आज भी उनके कॉन्टेक्ट में हैं और वो उस समय मतलब उन्होंने बहुत कुछ क्योंकि सर 8th तक मतलब पढ़ाई को लेके कुछ भी नहीं था कि कुछ अच्छा हो या पासिंग मार्क्स आ जाते थे, ये बहुत बड़ी बात होती थी। हुँ, तो फिर सर जब स्कूल के बाद जब निकला, तो कॉलेज में भी काफ़ी टीचर्स ऐसे रहे हैं। एक मुझे आज भी याद है, डॉक्टर सुदीप बौद्धा करके आईआईटी में प्रोफेसर हैं। 6 महीने सर उन्होंने पढ़ाया और मतलब काफ़ी तो उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी उसमें रहा। एक हुँ। उनका एक अलग ही एक तरीका था और चीज़ों ज़रूर अपने तो सर टीचर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी बात होती है और यही उनके लिए एक कहा जाए मीठी याद है कि आप उन्हें अपने जीवन में आज भी साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी सिखाई हुई बातों को। आशा करते हैं आपके स्टूडेंट्स भी आपको उसी तरीके से याद रखेंगे और आप अपनी मेहनत से आने वाले कई साल, कई सारे स्टूडेंट्स के जीवन में रोशनी बिखेरेंगे, अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल्स की मदद से उन्हें पढ़ने में मदद कराएँगे। जो चीज़ें शायद वो नहीं सीख पा रहे हैं कि किसी और जगह, वो आपके साथ जुड़कर सीख पाएँगे, समझ पाएँगे, अपने जीवन में कुछ बेहतर अचीव कर पाएँगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बुंदेलखंडी अड्डा के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हेलो टीचर्स की इस कड़ी में आपने अपने बहुमूल्य समय, अपनी बहुत सारी योजनाएँ, आपकी सोच आप हमारे साथ साझा करी। बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। बुंदेलखंडी अड्डा आप सभी टीचर्स
के लिए सदा आभारी है, सदा आपको नमन करता है। स्टूडेंट्स के साथ इसी तरीके से अपने ज्ञान को बाँटते रहिए, उनके जीवन को सँवारते रहिए, क्योंकि आप हैं तो इस समाज का स्तंभ हमेशा बरकरार रहेगा, शिक्षा हमेशा प्रज्वलित रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया, तो थैंक यू।